इसी पर चर्चा करने के लिए सीपीआईएम विधायक राकेश सिंघा जुड़ चुके हैं। तो राकेश सिंघा जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर। सिंघा जी, सबसे पहला मेरा सवाल है कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति के बारे में क्या कुछ है, कितनी मजबूती से आप सब लड़ रहे हैं? देखिए, मुख्य तौर पर ये सरकार का और ये सरकार का तंत्र, लेकिन ये बात सही है कि ये एक ऐसा युद्ध है जिस युद्ध के अंदर जब तक हिमाचल प्रदेश की तमाम आबादी को शामिल नहीं किया जाएगा तो मैं समझ लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है इस युद्ध के जो मुख्य जनरल है वो सरकार में बैठे बड़े अधिकारीगण है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय हैं। उनकी जिम्मेवारी बनती है कि सबको शामिल किया जाए जिससे कि अल्टीमेटली कोरोना वायरस हराया जाए और मानवता को हिमाचल प्रदेश में बचाने का कार्य किया जाए। तो सिंघा जी, कोशिश तमाम की जा रही है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी, क्योंकि अब ये संक्रमण गांव में भी अब पैर पसार चुका है। बहरहाल, इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवादक दिनेश शर्मा जी जुड़े हैं। सर, ओवर टू यू। तो राकेश सिंघा जी, मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि ये संक्रमण अब गांव में भी दस्तक दे चुका है और गांव में हम सब जानते हैं व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए गांव में किस तरीके की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है? देखिए, हम तो जनता से अपील कर सकते हैं, बाकी प्रोटोकॉल बनाने का कार्य तो हिमाचल प्रदेश की सरकार का है। और मैं यहाँ बहुत साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश आप जानते हैं कि पूरे जो 29 राज्य देश के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें से छोटे राज्यों में आता है और छोटे राज्यों में कोई मुश्किल कार्य नहीं था इस वायरस को कंट्रोल करना। ये तो हमारी जो आबादी वायरस को कंट्रोल करना, ये तो हमारी जो आबादी है जो पर किलोमीटर है वो मात्र 123 किलोमीटर, ये आपकी 123 किलोमीटर की है। मतलब आपकी जो पूरी जो आबादी हिमाचल प्रदेश में है, जब हम औसत लेते हैं तो वो औसत में 123 ही आती है। तो इसलिए पर किलोमीटर के हिसाब से, तो इसलिए यहां कंट्रोल करना कठिन काम नहीं था। लेकिन ये सरकार और सरकार के तंत्र को जो तैयारियां आज से पहले करनी चाहिए थी, मैं समझता हूं उन तैयारियों में कहीं ना कहीं चूक हो गई है। आज क्या है, अगर आपने किसी भी संक्रमित पेशेंट को बचाना है तो उसको बचाने के लिए आपको सिर्फ मात्र ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन कोई मुश्किल कार्य था? ये तो कोई मुश्किल कार्य नहीं था। लेकिन जिस समय ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की जरूरत थी, ऑक्सीजन के सिलेंडरों को मोबिलाइज करने की जरूरत थी और वो ऑक्सीजन को उपलब्ध करने की जरूरत थी, चाहे हॉस्पिटल के स्तर पर या कोविड सेंटर के स्तर पर आपको ये जो उपलब्धता करानी थी, इसकी आप उस समय कर नहीं सके। अब तो बिल्कुल हम युद्ध के मैदान में हैं। जब युद्ध के मैदान में आप उतर गए हैं और आपके पास हथियार नहीं है और अब आप ढूंढेंगे कि हथियार कहां से आएगा, तो आप बताइए उस युद्ध में विजय हासिल हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ये संभव नहीं है। लेकिन ये आज सबकी चिंताएं हैं और वो चिंताएं क्या हैं कि बिल्कुल सिंघा जी, चिंताएं बड़ी है, समस्या बड़ी है, लेकिन जयराम सरकार की तरफ से उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर विपक्ष कोई सुझाव दे दे तो हम उनके सुझाव को मानेंगे। और आप लेकिन कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से चूक हुई है, लेकिन जयराम सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर विपक्ष कोई भी सुझाव दे तो हम उनको मानेंगे।
और हिमाचल में फिलहाल तो वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की किल्लत तो नहीं दिखाई दे रही है। कितने संतुष्ट है आप जयराम सरकार के फैसलों से, व्यवस्थाओं से? देखो, संतुष्ट या असंतुष्ट का प्रश्न नहीं है। जो मृत्यु दर बढ़ रही है वही चिंता का विषय बन गया है। क्या मैं कह सकता हूं, रोज ये शाम को खबर आती है सोने से पहले कि 65 आदमी की मृत्यु हो गई, दूसरे दिन 66 की आ जाती है, आज पता नहीं 70 की आएगी, कितनी आएगी, इसके किसी मानवता की संतुष्टि हो सकती है? मैं समझता हूं जिसमें इंसान के गुण हैं उसको कभी भी संतुष्टि नहीं आ सकती है। जाहिर सी बात है सिंघा जी, क्योंकि जो मौतों की संख्या हिमाचल प्रदेश में जो बढ़ रही है, छोटे से राज्य में, वाकई में चिंता का विषय है। इंडिया न्यू पंजाब हिमाचल के मंच से आप क्या सुझाव देना चाहोगे जयराम सरकार को? देखिए, मैं तो एक आज ऐसा सुझाव देना चाहता हूं, अगर जयराम सरकार ये कह रही है कि हम ऑपोजिशन के विचारों की कदर कर हम उनको लागू करने के लिए तैयार है। मेरा आज, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, मुझे कोई इस तरीके के आंकड़े भी नहीं है मेरे पास जिसके आधार पर मैं एनालिसिस करूं, लेकिन मेरी बुद्धि आज ये कहती है जिस पैमाने पर ये फैल गया और उस फैलने का जो अभी तक संकेत मिले हैं वो है सोशल गैदरिंग, जो सामाजिक, वो जो देहात के स्तर पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो एक मुख्य कारण बना। और मैं ये भी कह देना चाहता हूं, मैं इसमें हिचकिचा नहीं रहा हूं, ये भारत सरकार ने इजाजत दी या उत्तर प्रदेश के सरकार ने इजाजत दी? आपने कुंभ में लाखों लोग इकट्ठे कर दिए, हमारे प्रदेश से भी बहुत लोग गए और कुंभ से वापस वो दुआएं नहीं लाए, लेकिन वो कुंभ से जो वापस लौटे हैं तो उन्होंने मृत्यु का सर्टिफिकेट लाया है, मृत्यु का सर्टिफिकेट। और ये मृत्यु का सर्टिफिकेट जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में फैल गया है। तो आप क्या करोगे? आप इसको कैसे रोकोगे? मैं समझता हूं आपको जो सामाजिक कार्य आज हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में उस पर टोटल प्रतिबंध लगाना होगा। प्रतिबंध, मैं कहना चाहता हूं, आज जो शादी है उसको आप सोलमनाइज करो और उसकी जो सेलिब्रेशन है वो सेलिब्रेशन ऐसे समय के लिए ले जाओ जब वो सेलिब्रेशन की जा सकती है। एक तरफ से आपकी डेड बॉडी उठ रही है और दूसरी तरफ से आप सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, ये हमारे संस्कृति हिमाचल प्रदेश की अनुमति नहीं देती है। तो इसलिए जब तक प्रतिबंध आप नहीं लगाओगे, और दुर्भाग्य है ये ऐसी परिस्थिति ये पैदा हो गई है और लड़ाई के अंदर आप जैसे जैसे परिस्थिति बनती है वैसा वैसा दाव आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं कभी नहीं चाहता था कि शादी एक ऐसी परिस्थिति में जहाँ हो जहाँ गाड़ी भेजी जाए या गाड़ी लाई जाए और कोई सदस्य नहीं हो, लेकिन आज हालात ये पैदा हो गए, ये 20 वाला भी नहीं चलने वाला है। जो मेरे चुनाव हल्के के अंदर जितने भी लोग संक्रमित हुए हैं वो 90% वो है जो कुंभ से आए हैं और उसके बाद सोशल फंक्शन हो गया और सोशल फंक्शन में शादी मुख्य सोशल फंक्शन था, उसके वो कारण बना मृत्यु का। तो इसलिए देखो सरकार को करना है, हम तो सुझाव दे सकते हैं, मानना ना मानना ये सरकार की मर्जी है। और मैं समझता हूं ये सरकार तब तक मानती नहीं है जब तक वो पानी, यानी कि बंदिशें बढ़ाने की जरूरत है। राकेश सिंघा जी, आपके मुताबिक सरकार को बंदिशों को और बढ़ाना होगा, तभी इस संक्रमण की चेन को तोड़ दिया जाएगा। सिंघा जी, वैक्सीन जो है इस वक्त सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है और 17 तारीख से वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू होगी। और वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ तैयारी है राजधानी शिमला की बात की जाए, क्योंकि आप ठियोग का प्रतिनिधित्व करते हैं? जी देखिए, ये तैयारी कितनी है कितनी नहीं ये तो सरकार बता सकती, लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूं, इस वैक्सीनेशन के सिलसिले में हमारे साथ, हम छोटे राज्य होने के नाते हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया। आज आप पूरे देश के एक एक राज्यों को गिन लो, वो जो 18 साल से 44 साल की उम्र के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन चल रहा है
लेकिन हम 17 तारीख को करेंगे और 17 तारीख को भी जो वायदा हमारे से किया गया है 1 लाख वैक्सीनेशन हमें मिलेगा। लेकिन सिंघा 70 लाख की जी, पॉपुलेशन। सीएम जयराम तो कह रहे हैं केंद्र की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है, कि जेपी जो नड्डा 18 जी और साल प्रधानमंत्री से- नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरा सहयोग मिल रहा है। मुझे माफ करें, मैं कोई ऐसा बयान देना नहीं चाहता हूं, लेकिन सिर्फ वैक्सीनेशन के साथ नहीं हमारे साथ सौतेला व्यवहार, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हर चीज में क्या कहते हैं ये किया गया। और यही नहीं, ये जो सरकार दिल्ली में बैठी है इसी ने नहीं, जो भी सरकार दिल्ली में आई है उन्होंने सब ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है। आप बताएं 1 लाख वैक्सीनेशन आपको मिलेगा। अभी हमने पिछला जो दौर है उसमें जो सेकेंड डोज लगना था सिर्फ 3 लाख लोगों को हम लगाने में सक्षम हुए। 1 लाख आएंगे, आप कितने लोगों को वैक्सीनेट करने में सक्षम होंगे? हमारी मेजर पॉपुलेशन, हमारी मेजर आबादी, वो जो 18 से 44 साल की उम्र है वो 60% से अधिक है हिमाचल प्रदेश में। उसके लिए आप 1 लाख वैक्सीनेशन देंगे, उसे बात बन जाएगी? कभी संभव नहीं है। इसलिए ये भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है। पहले तो वो एक्सपोर्ट करते रहे वैक्सीनेशन को, 6 करोड़ वैक्सीन उन्होंने पूरी दुनिया में क्या कहते हैं अपने नाम को बढ़ाने के लिए, एक प्रसिद्धता मशहूरी करने के लिए पूरी दुनिया में कर दिया। और आज पता लग रहा है खुद अपने लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है। आप बताएं कौन इसका जिम्मेवार है? सिंघा जी, ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, कोशिश तमाम की जा रही है और हम सबको इस वक्त इस महामारी के खिलाफ लड़ना है। अभी खैर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और उम्मीद करते हैं हिमाचल में 17 तारीख से शुरू हो रही है और अधिक से अधिक वैक्सीनेट करने का लक्ष्य सरकार की तरफ से भी रखा गया है और ये आश्वासन भी मिला है। क्या लगता है सरकार इस आश्वासन जो दिया है जनता को कितनी खरी उतरेगी? देखिए, जहां तक तो 1 लाख वैक्सीनेशन लगाने का प्रश्न हो तो लगने हैं, उसमें क्या है आश्वासन में? 1 लाख आएंगे तो 1 लाख लग जाएंगे, अगर 1 लाख से अधिक आएंगे तो वो 1 लाख से अधिक लग जाएंगे। वैक्सीनेशन लगाने में हिमाचल प्रदेश का जो ये आपका हेल्थ का स्ट्रक्चर है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। ये भी मैं आज कह देना चाहता हूं, जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, चाहे डॉक्टर है, नर्स है, टेक्नीशियन है, आपका सफाई कर्मचारी है, जो भी है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। वो तो वैक्सीनेशन हो जाएगा। कि क्या 1 लाख वैक्सीनेशन से हम हिमाचल प्रदेश की आवाम की वैक्सीनेशन करने में सक्षम होंगे कि नहीं होंगे? वो है मेजर क्वेश्चन। 1 लाख से बात नहीं बनने वाली है। और ये क्या है, आपको समय के अंदर ये करना है। आप 6 महीने के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं। 6 महीने के लिए आप इंतजार करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जिस नुकसान की पूर्ति बाद में संभव नहीं है। ये लड़ाई समय के साथ भी है। वो आपको एक कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन, जिसमें आप 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का कार्य होना चाहिए। अगर आपने 6 साल का एक टारगेट रखा है तब तो संभव है कि हो जाएगा, लेकिन 6 साल से नहीं बनने वाली है बात। आपको अवधि घटानी है, कम से कम वो समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने की जरूरत है। तो बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा हथियार हमारे पास वैक्सीन है। लेकिन सिंघा जी, जिस हिसाब से अब ये संक्रमण गांव में दस्तक दे चुका है, हालांकि हम सब जानते हैं गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, मेडिकल की इतनी अच्छी सुविधा भी नहीं होती है। आप लोगों की तरफ से क्या ये पहल की जा सकती है, जो आपके ऑफिस है उनको कन्वर्ट किया जा सकता है क्वारंटीन सेंटर में? आप लोग व्यक्तिगत तौर पर किस तरह की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस संक्रमण की चेन को गाँव में तोड़ दिया जाए? देखिए, आप एक साइंटिफिक नजरिए से बात की, हर किसी चीज को नहीं सेंटर बनाया जा सकता। आज हॉस्पिटल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको मजबूत करना है, और दूसरा जो क्वारंटीन के सेंटर्स होंगे, मैंने तो पहले भी सुझाव दिया था, जो सर्वदलीय बैठक थी
आपने जगह जगह जो छोटे मोटे हॉस्पिटल है उसके अंदर आप उनको सेंटरों में तब्दील करना मोटे हॉस्पिटल है उसके अंदर आप उनको सेंटरों में आज कुछ पेशेंट ऐसे थे, एक पेशेंट ये रामपुर से रेफर होना था स्नोडन हॉस्पिटल में, बेचारी क्या नाम था उसका, रामेश्वरी देवी थी, 53 वर्ष की थी, आनी की रहने वाली थी, और स्नोडन वालों ने हाथ खड़े कर दिए, बोला हमारे पास जगह नहीं है, और उसकी मृत्यु हो गई। और आज डीटीयू में कहा जा रहा है कि आप डिस्चार्ज हो जाओ, सीरियस पेशेंट आ रहे हैं। उस समय भी हमने कहा था कि आपको स्टेप डाउन की व्यवस्था पैदा करनी है, जहां पर पेशेंट को मात्र प्रति मिनट में 5 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको स्टेप डाउन कर दो। जिसको ज्यादा जरूरत है उसको हॉस्पिटल में लाओ। लेकिन आपने उस समय हमारा सुझाव नहीं माना, स्टेप डाउन की व्यवस्था की नहीं है, और जब तक स्टेप डाउन की व्यवस्था नहीं करोगे तो आपके बिस्तर ठीक पेशेंट के लिए खाली नहीं होंगे। जिस पेशेंट को कम ऑक्सीजन की जरूरत है और 7वें 8वें दिन भर्ती के बाद आपको कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है आमतौर पर, उस पेशेंट को स्टेप डाउन के केंद्रों में किया जा सकता है। और ये स्टेप डाउन के केंद्र एक नहीं अनेकों बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये हमारे बनाने का काम नहीं है, ये तो सरकार और सरकार के तंत्र का काम है। सर देखिए, कोरोना के इस संकट काल में जो पहल करेगा उसके लिए अच्छा है। आप विपक्ष में, आपकी एक अहम भूमिका है, आपका एक अलग रुतबा है, आपका एक अहम कद है। अगर आपकी तरफ से ये पहल की गई तो सर इसमें बुरा क्या? अगर आप करते हो तो अच्छा ही ना। आप क्या, अगर आप करोगे तो एक नजीर होगा, एक अपने आप में मिसाल रहेगा। हो सकता है आपके पहल के चलते सरकार भी वही कदम उठा ले। नहीं, देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ सिर्फ करने के लिए। मैं व्यक्ति हूँ, हमारी पार्टी छोटी है, ये पार्टियों का काम नहीं है, ये सेंट्रलाइज काम है, ये सरकार और सरकार के तंत्र को करना होता है, इसलिए सरकारी चुने जाती है, और इसलिए सरकार की जिम्मेवारी होती है संविधान के तहत। लाइफ और जिंदगी बचाने का काम हमारे संविधान के आर्टिकल 21 का है, उसमें व्यक्ति का काम नहीं है, वो सरकारों का काम होता है। हमारा काम है कि जो निर्णय हो गया है उस निर्णय को जो लोगों को मदद दे सकता है वो लोगों में ले जाना है, उसको चेतनशील करना है। मेरा काम आज क्या है? मेरा काम ये है कि जो लोग सामने नहीं आ रहे हैं, बीमारी को छुपा रहे हैं, उसके अंदर एक इस प्रकार की चेतना पैदा करनी है कि आप समय के अंदर डॉक्टर के पास जाएं, जिससे कि जल्दी से जल्दी जिस बीमारी से आप संक्रमित हो गए हैं आप हॉस्पिटल में कैसे भेजे जा सकते हैं। वो है मेरा काम। जो सरकार का काम है वो सरकार को ही करना है। यहाँ तो मैं बड़ी बड़ी बातें कह भी सकता हूँ, लेकिन वो बेईमानी होगी। मैं बेईमानी नहीं करना चाहता हूँ। ये जिम्मेवारी सरकार और सरकार की तंत्र की है। मेरा कार्य है जो कमी पेशियां आ रही है उन कमी पेशों को पॉइंट आउट करना, जिससे कि सरकार अपनी जिम्मेवारी को और बेहतर। बिल्कुल सर, विपक्ष का काम होता है, अधिकार है सवालों को जो सरकार की कमी है उसको दिखाना। लेकिन सर इस वक्त सबकी प्राथमिकता है जिंदगी को बचाना। हर कोई कोशिश कर रहा है ताकि जिंदगी बचाना इस वक्त सबकी प्राथमिकता है। खैर, जो खामियां है सरकार के उठाना वो बिल्कुल विपक्ष का है, और आप इसको बखूबी निभाते आए हैं, बखूबी सवालों को उठाते आए हैं। लेकिन सर इस वक्त बार बार हम यही कह रहे हैं, प्राथमिकता है लोगों की जिंदगी को बचाना। तो हिमाचल प्रदेश में आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है, मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। जितनी जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश की उसके मुताबिक जो है मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अपने आप पे चिंता का विषय है। और इसी बीच वैज्ञानिकों की तरफ से तीसरी लहर की भी आशंका जताई गई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और इस वक्त सबसे बड़ा हथियार हमारे पास वैक्सीन है, और 17 मई से वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हो रही है।
तो राकेश सिंघा, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बातों को रखा, अपने सुझाव दिए और इस मंच के जरिए उम्मीद करते हैं आपका सुझाव सरकार की तरफ पहुंचेगा। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कोरोना के हालातों के मद्देनजर इंडिया न्यूज हरियाणा और ITV फाउंडेशन आपसे अपील करता है कि बुखार, खांसी या फिर जुकाम होने पर सीधे दवा की दुकान पर जाकर दवा ना लें, पहले किसी डॉक्टर से संपर्क करें, कोविड टेस्ट करवाएं और अगर रिजल्ट पॉजिटिव भी आता है तो बिल्कुल भी ना घबराएं। खुद को आइसोलेट करें और किसी भी संपर्क में आने से बचें और डॉक्टर की बताई हुई दवा जरूर लें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।